सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो हम लोग का अध्याय संख्या 17 चल रहा है, ठीक है। अध्याय 17, ठीक है, जिसका नाम है रोग, बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियोमाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण और इलाज। इस चैप्टर को हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान रहे थे, जो कि बेसिक्स था, जिसको जानना बेहद ज़रूरी था। उसके बाद जो है हम लोग मुख्य पॉइंट पे आएंगे। और आपको बता दूं कि हम लोग का 100% कोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी बहनें नहीं हैं वो जाके प्लेलिस्ट में पूरा कोर्स पढ़ सकती हैं। इसका अलग से एक मुख्य सेविका का प्लेलिस्ट बन गया है चैनल पे। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान 12वां पॉइंट, ठीक है। 11 पॉइंट हो चुके हैं पहले पार्ट में, दूसरा पार्ट है। इसके अंतर्गत जीवाणुओं और विषाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों से प्रतिरक्षा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देखिए प्रतिरक्षा क्या होता था, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि जब भी जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में आते थे, जो हमारे शरीर में आता था, तो शरीर क्या करती थी, उनसे लड़ने के लिए लड़ती थी, ठीक है। और जब लड़ने में असक्षम हो जाती थी तो हम रोगों से ग्रसित हो जाते थे। और सक्षम रहती थी, हम लड़ लेती थी, ठीक है, हमारा प्रत्यक्ष क्षमता लड़ लेता था, तो हम जो है रोगी नहीं बनते थे। तो इसमें उसी विज्ञान को पढ़ाया जाता है, ठीक है, कैसे हमारी शरीर काम करती है। तो जैसे जैसे एडवर्ड जेनर साहब है, ठीक है, इन्होंने चेचक का वैक्सीन तैयार किया था। चेचक में भी क्या होता है, हम लोग हमारी शरीर क्या करती है, लड़ती है, और वैक्सीन की सहायता से क्या करती है, और जो है स्टिमुलाइट हो जाती है, और लड़ने की क्षमता जो है इसकी बढ़ जाती है। लुईस पास्चर साहब हैं, उन्होंने एंथ्रेक्स और रेबीज के टीके विकसित किए थे। सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हल्का हल्का यहाँ पे आइडिया ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हल्का हल्का आइडिया ले रहे हैं। उसके बाद सब कुछ जो भी आएगा रोगों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लुईस पास्चर जो है एंथ्रेक्स और रेबीज की टीके की खोज किए थे। क्वेश्चन संख्या पॉइंट 13 पे आते हैं। मनुष्य के रोग यानी कि इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ मैन। मनुष्य में पाए जाने वाले रोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो भी मनुष्य में रोग है वो प्रमुख 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वंशानुगत में और एक संक्रामक रोग में। मतलब कि जो अन्य वंशानुगत का मतलब जो माता पिता से मिलता है, हमारे एंसेस्टर से मिलता है, ठीक है। जैसे मधुमेह हो गया यानी कि डायबिटीज हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, सिकेल सेल एनीमिया हो गया। मधुमेह मतलब कि शुगर का बढ़ जाना, ठीक है। और हेमोफीलिया मतलब कि अगर एक बार कहीं कट फिट गया तो जल्दी ब्लड नहीं रुकता है। सिकल सेल एनीमिया मतलब कि ब्लड की कमी। अच्छा, संक्रामक रोगों में क्या होता है, जैसे कि ये रोग जो है विभिन्न प्रकार के विषाणुओं से, जीवाणुओं से, रोगाणुओं से, कवक से, प्रोटोजोआ से, हेलमिंथ से, कीट आदि से संक्रमण होने से ये रोग होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। तो हम मनुष्य के में प्रमुख जो है रोग 2 प्रकार के हैं, वंशानुगत है और एक संक्रामक रोग है। तो कुछ आनुवंशिकी रोगों के बारे में देख लेते हैं, ये कौन कौन से रोग हैं और उसका प्रभाव क्या है। जैसे थैलेसीमिया है, इसमें क्या होता है, रक्त विकार, यानी कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का वाहन जो है प्रोटीन सामान्य से कम मात्रा में होता है। ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन सामान्य से कम मात्रा में होता है इसमें, किसमें, थैलेसीमिया रोग होने में। वर्णांधता मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, लाल हरा रंग जो है पहचानने में क्षमता नहीं होती है। देखिए जब आप जैसे खास तौर से सेना में या अच्छे एग्जाम्स निकालते हैं तो ये कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है उसमें, ठीक है। वो क्या करेंगे कि आपके पास एक किताब रख देंगे और उसमें जो है उस चित्र में बिंदी 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 होगा, ठीक है। और आपको जो है उसमें ढूंढना पड़ेगा कि किस में क्या लिखा है। तो उसी तरह से कलर ब्लाइंडनेस जो है चेक होता है। अब हीमोफीलिया है, ठीक है। हीमोफीलिया सब कुछ डिटेल में दिखा दूंगा, उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी। हीमोफीलिया क्या है, चोट लगने पर जो है रक्त का थक्का न जमना। जैसे ऊपर बताए थे कि कहीं मान लीजिए कि ये शरीर है, ये शरीर है, ये शरीर है, और ये आपका बाँह है, यहाँ पे कहीं कट गया तो जल्दी ये बंद नहीं होगा, थक्का ही नहीं जमेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हीमोफीलिया। टर्नर सिंड्रोम है ये, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या, देखिए स्त्रियों में शारीरिक असमानताएं उत्पन्न होना, जैसे स्त्री बाझपन, मतलब कि ये वंशानुगत ही होता है। इसमें जो है चांस ही नहीं है कि बच्चा पैदा हो, वंशानुगत ही है, ठीक है।
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि एक अर्धसूची विभाजन की अनियमितता के कारण होता है। ठीक है, अर्धसूची विभाजन मतलब कि क्रोमोसोम से समझिए, मतलब है पुरुषों में जो है स्त्रियोचित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब कि स्त्री का गुण इसमें पाया जाता है पुरुषों में भी। ऐसे पुरुष क्या हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये वंशानुगत ही है। जब भ्रूण बन रहा था अंदर तभी ये क्रिया ऐसी हो गई। ठीक है, इस वजह से जो है उसमें स्त्री का गुण आ गया। ठीक है, और जो है वो पुरुष क्या हो गया, एक तरफ से नपुंसक ही हो गया, बच्चा पैदा करने में असक्षम हो गया। सब कुछ जो है आपको नाम के साथ याद करना है। देखिए यहीं पे मेहनत करनी है। ठीक है, क्योंकि ये सब बायोलॉजी के टर्म्स हैं, याद करना कठिन है। बार बार रिवीजन ही आपका एक सहारा है, बार बार रिवीजन ही सहारा है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है या मंगोलिज्म क्या होता है, यह अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है, जिसे फिर से क्रोमोसोम का सही से विभाजन नहीं हो पाता है तो होता है। ऐसे जाइगोट से विकसित भ्रूण कुछ समय पश्चात क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, यदि जीवित भी रहा तो अनियमित अनियमित शरीर ढांचा होता है, मतलब कि अगर जिंदा भी रहा तो जो ढांचा जो बनेगा वो बहुत ही सही नहीं बनेगा। मतलब कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि बच्चे जैसे ऐसे पैदा हो जाते हैं कि मतलब उनको जो है झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मतलब शरीर टेढ़ा है, पूरा शरीर ही टेढ़ा है, मुंह ही टेढ़ा है, आँख इधर उधर है। तो क्या है, ये डाउन सिंड्रोम ही है। मतलब कि क्या हो गया है, जब बन रहा था भ्रूण बन रहा था अंदर, उसी समय समस्या क्रिएट हो गई। उसी समय जब समस्या क्रिएट हो गई तो या तो मर जाएगा या ऐसा अनियमित शारीरिक ढांचा बनेगा कि जो है सही तरीके से इस वातावरण में क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां पॉइंट है पटाऊ सिंड्रोम। क्या है, पटाऊ सिंड्रोम है रोगी का ऊपर की ओंठ को जो है बीच में कट जाता है। कभी कभी देखे होंगे, जैसे ये ओंठ है, ठीक है, आप लोग देखे होंगे सामान्यतः, और ये ओंठ का शेप होता है तो यहाँ पे बीच में कटा रहता है, ये वाला पार्ट। मान लीजिए ये ओंठ है तो ये बीच में, जो ये ओंठ है तो ये बीच में क्या होता है, ये कटा रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो वही है पटाऊ सिंड्रोम, यानी कि रोगी के ऊपर का ओंठ जो है बीच में कट जाता है। रोगी जो है मंद बुद्धि का, नेत्र रोग या आदि से प्रभावित हो जाता है। देखे होंगे या कहीं टीचिंग उचिंग करते होंगे तो बहुत से बच्चे आते हैं जो बहुत मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, या उनके नेत्र की भी समस्या होती है, बचपन में ही समस्या ये सब क्रिएट हो जाती है। तो ये सब क्या है, पटाऊ सिंड्रोम के अंतर्गत आता है। सही से भ्रूण के अंदर ये सब विकसित नहीं हो पाने की वजह से होता है। विल्सन रोग है, ये देखिए क्या है, यह रोग शरीर में अत्यधिक मात्रा में कापर के संचय से होता है। अगर माँ के अंदर कापर का संचय ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे जो है गर्भनाल से बच्चे में भी चला जाता है और जो है विल्सन डिजीज हो जाता है। गुर्दा में, आँख में, मस्तिष्क आदि अंगों से इस रोग से प्रभावित होते हैं। उस बच्चे का किडनी प्रभावित हो जाएगा, आँख प्रभावित हो जाएगा, उसका जो है मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा। इस तरह से जो है चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं। तो बड़ा ये जो अनुवांशिक रोग है, ये बहुत ही, ये अंदर से ही मामला गड़बड़ हो जाता है और इसका जो है विशेष तौर से खास कोई इलाज भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल वाला काम है ये। आगे बढ़ते हैं, कुछ संक्रामक रोगों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख जो संक्रामक रोग हैं उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि 2 प्रकार के मुख्य रूप से डिजीज होते हैं। एक अनुवांशिकी, तो अनुवांशिकी के बारे में तो पढ़ चुके हैं, एक संक्रामक रोग। ठीक है, तो कुछ संक्रामक रोग के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ संक्रामक रोग हैं, जैसे रोग हैं और ये कंजुगेटिव एजेंट है, और ये संक्रमण विधि यानी कि मोड ऑफ स्प्रेड, कैसे स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो पहला है कवक द्वारा। ठीक है, फंगी द्वारा होता है, ये रिंग वर्म है और टीनिया है। तो रिंग वर्म किसके होता है, ट्राइकोफाइटन द्वारा होता है, त्वचा के संपर्क से आने के माने से होता है। दूसरा टीनिया भी ट्राइकोफाइटन से होता है, ये भी त्वचा के संपर्क द्वारा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हैलीमंथस द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्कारियासिस यानी कि एस्केरेसिस लुम्ब्री वाइड्स। ठीक है, अंडों से संदूषित जल या भोजन ग्रहण करने से होता है। इसमें जिसमें मतलब कि अंडे दे दिए हैं, जैसे मान लीजिए मछलियों ने या मेढकों ने या अन्य हानिकारक एजेंटों ने। ठीक है, जिससे वैसे भोजन करते हैं तो जो है क्या होता है, स्कारियासिस हो जाता है। फाइलेरियासिस क्या होता है, बहुत ही कॉमन डिजीज है, ये उचेरिया के कारण होता है, मच्छरों के काटने से होता है। हुकवर्म होता है। ठीक है, एनकाइलोस्टोमा नेक्टर होता है, ये लार्वा द्वारा त्वचा को बेधकर होता है। पिनवर्म है, एंटोरोबियसिस होता है, ये गुदा से होता है, नाखून के साथ मुख में होता है। ठीक है, नाखून में अगर गंदगी है या एंटोरोबियस होता है और मुंह से चला गया तो ये हो जाता है।
शिस्टोसोमियासिस है, ठीक है, ये शिस्टोसोमा से होता है। लार्वा तथा त्वचा को भेद कर तत्संदूषित जल पीने से ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टीनियासिस है, टीनिया यानी कि संक्रमित सुअर या अधपका मांस खाने से ये होता है। अब फ्ली व चिचड़ी द्वारा यानी कि बाई फ्लीज या चिचड़ी द्वारा छिग्गर टूंगा फ्ली यानी कि त्वचा को बेधकर ये होता है। स्केबिस यानी कि सार्कोप्टेस है माइट यानी कि मादा वाहक द्वारा मच्छर द्वारा बेधकर ये होता है। तो देखिए ये सब बायोलॉजी के टर्म्स हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विषाणुओं द्वारा यानी कि वायरस द्वारा डिजीज होता है, कौन कौन सा डिजीज होता है, बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन सा डिजीज होता है, प्रोटोजोआ द्वारा कौन कौन सा डिजीज होता है। ये सब सारा चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेंगे। मानो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। जी जान से लगे हुए हैं आपके साथ कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए और थोड़ा सा हमारा भी स्टेटस बढ़े कि हम भी जो है सिलेक्शन देते हैं। तो बन रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।